प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम बाजार का एक रूप एकाधिकार, जिसको मोनोपोली कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। बाजार का वो कौन सा रूप है जिसको हम एकाधिकारी कहते हैं, इस अध्याय में हम जान पाएंगे। इसके अलावा एकाधिकारी शब्द को लेकर के अनेक तरह की विभ्रम या स्थितियाँ या गलत अवधारणाएं हमारे मन में बनी हुई होती है। सामान्यतः एकाधिकारी जिसमें बाज़ार में एक अधिकार हो जो ज़्यादा कीमत वसूल करता हो या उपभोक्ताओं के शोषण के साथ उस अवधारणा जुड़ी हुई है। आज हम इस अध्याय में जानने के पश्चात ये देख सकेंगे कि किस तरह से एकाधिकारी अपना व्यवहार करता है और एकाधिकारी फर्म जो है वो क्या होती है, एकाधिकारी किस कारण से बन सकता है, होता है, एकाधिकारी फर्म का संतुलन की स्थितियाँ क्या हैं, फर्म का संतुलन कहाँ होता है। जब एक ऐसी स्थिति होती है कि एकाधिकारी के पास एक से अधिक उत्पादन इकाइयाँ हैं और बाज़ार एक ही है, तो कितनी कीमत एकाधिकारी वस्तु की तय करे और प्रत्येक उत्पादन संयंत्र में उत्पादन की मात्रा कितना तय करे कि उनका लाभ अधिकतम हो सके, इसके बारे में हम जान सकेंगे। ठीक इसी तरह से एकाधिकारी की एक और विशेषता होती है कि एकाधिकारी जो उत्पादक है एक ही वस्तु को अलग अलग प्रयोगों में, अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कीमत पर बेच सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिसको हम कीमत विभेद कहते हैं, एकाधिकारी किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरह से अपना लाभ अधिकतमकरण करता है। एकाधिकार पर नियंत्रण, सामान्यतः जब एकाधिकारी की बात आती है तो ये अवधारणा बनती है कि एकाधिकारी वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति का अधिकार होता है और एक ज़्यादा कीमत वसूल करता है एकाधिकारी और वस्तु की मांग मात्रा का कम उत्पादन करता है। ऐसी स्थिति में एकाधिकारी पर नियंत्रण के कौन से उपाय काम में आ सकते हैं और किस तरह का नियंत्रण उन पर करना चाहिए ताकि हम जो इच्छित परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकें। और एकाधिकारी पर जो करारोपण है उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, इस अध्याय में हम सब ये जान सकेंगे। और ये जो हम जानेंगे इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग कर सकेंगे कि किस तरह की एकाधिकारी बाजार संरचना में किस स्थिति में क्या परिणाम होने वाले हैं। ये अनुप्रयोग हम इसको जानने के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं एकाधिकारी फर्म किसे कहते हैं। एकाधिकारी फर्म एक वह फर्म है जिसमें वस्तु का एकमात्र विक्रेता होता है, केवल एक वस्तु का विक्रेता होता है। जो उत्पादन उस बाजार में होता है उस उत्पादन का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता और नई फर्म के प्रवेश में प्रतिबंध होता है, नई फर्म के प्रवेश में बाधा होती है, नई फर्म का प्रवेश नहीं होता। ये तीन विशेषताएं जब किसी बाजार में होते हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि वह एकाधिकारी बाजार होता है। एक ही विक्रेता होता है, नई फर्म प्रवेश नहीं कर सकती और जिस वस्तु का विक्रेता करता है उस वस्तु का निकट में कोई स्थानापन्न नहीं होता। अब बाजार में जो एकाधिकार बनता है, हम ये देखते हैं किसी भी वस्तु के बाजार में एकाधिकार है तो उसके क्या कारण है, एकाधिकारी क्यों है। तो हो सकता है कि किसी वस्तु के कच्चे माल के उत्पादन में जो कच्चा माल काम में आता है वो कच्चा माल किसी एक ही फर्म के अधिकार में हो, नियंत्रण में हो, या उस वस्तु के उत्पादन का जो ज्ञान है वो एक ही फर्म के पास हो, तो वो एकाधिकारी फर्म की स्थिति होगी। उत्पाद या उत्पादन पेटेंट, प्रक्रिया का पेटेंट स्वामित्व। मान लीजिए कोई ऐसा उत्पाद है जिसका पेटेंट किया हुआ है और जिस व्यक्ति के नाम पेटेंट है वो किसी एक ही फर्म को उस वस्तु के उत्पादन के लिए अनुज्ञा करता है, एक ही फर्म के लिए लाइसेंस अनुमति देता है, उसके प्रयोग की स्वीकृति देता है, तो इसमें वस्तु के उत्पादन में एकाधिकारी की स्थिति विद्यमान होगी। ठीक इसी तरह से कई बार किसी एक ही फर्म को उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से लाइसेंस मिलता है या विदेशी फर्मों को कई बार प्रतियोगिता से बाहर रखने के लिए विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध रखा जाता है और घरेलू फर्मों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। तो कई बार विदेशी फर्मों के प्रतियोगिता को कमज़ोर करने के लिए, विदेशी फर्मों की उत्पादन में हानिकारक जो रणनीति है उनको दूर करने के लिए केवल एक ही फर्म को उत्पादन करने की स्थितियाँ होती हैं, इसलिए भी एकाधिकार हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि बाज़ार का आकार इतना होता है
कि केवल एक ही फर्म अनुकूलतम आकार के संयंत्र के साथ काम कर सकती है। पब्लिक यूटिलिटीज़ में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि तकनीक इस प्रकार की हो कि उसमें महत्वपूर्ण पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त हों, यानी लार्ज स्केल ऑपरेशन हो तभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हो, और जिसमें एक ही फर्म पर्याप्त हो, जैसे यातायात, परिवहन, बिजली और संचार। इस मामले में ऐसा देखा जाता है कि बड़े आकार पर ही पैमाने की मितव्यताएं प्राप्त होती हैं और एक ही फर्म पर्याप्त होती है। बाजार का आकार इतना बड़ा हो कि एक से अधिक संयंत्र का अस्तित्व संभव ही नहीं हो, इतना ही हो, एक ही संयंत्र, एक से अधिक संयंत्र का अस्तित्व ही संभव नहीं हो, तो इसे प्राकृतिक एकाधिकार कहा जाता है। उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए उत्पादन और सेवा क्षेत्र में सरकारी उपक्रम जो है, जो प्राकृतिक एकाधिकार की स्थिति में होते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता पब्लिक यूटिलिटीज़ में ऐसा होता है। इसी तरीके से लिमिट प्राइसिंग जो पॉलिसी होती है, जैसे नई फर्म के प्रवेश को रोकने के लिए फर्में आर्टिफिशियली लो प्राइस तय कर देती है, या विज्ञापन करती है, या कीमत विभेद की करती है, और इस तरह की जो रणनीतियाँ फर्म अपनाती हैं ताकि नई फर्म मार्केट में नहीं आए और जो विद्यमान फर्में हैं उनकी एकाधिकार की स्थिति बने रहे। तो वस्तु के उत्पादन की तकनीक, उत्पादन का ज्ञान, सरकार की नीति, क्षेत्र विशेष की विशेषताएं, पब्लिक यूटिलिटी, पैमाने की मितव्यताएं, या फिर फर्मों की नीतियाँ, ये सभी मल्टी डायमेंशनल फैक्टर हो सकते हैं जो किसी क्षेत्र में उत्पादन में केवल एक ही फर्म के बने रहने, केवल एक ही विक्रेता के बने रहने को प्रोत्साहन दे सकती है। और इन सब कारणों से किसी वस्तु के उत्पादन में एकाधिकार की स्थिति विद्यमान हो सकती है। एकाधिकार जब हम देखते हैं तो सबसे पहले ये बात हमारे समक्ष आती है कि किसी एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र किस तरह का होता है। जैसा हमने देखा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म का मांग वक्र क्षितिज रेखा के रूप में होता है, लेकिन एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एकाधिकारी फर्म अगर अधिक मात्रा में विक्रय करना चाहती है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, और यदि फर्म अधिक कीमत वसूल करना चाहती है तो उसे विक्रय मात्रा कम करनी पड़ेगी। एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, और ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र होता है इसलिए उसका सीमांत आय वक्र उससे दुगने ढाल वाला ऋणात्मक ढाल होता है। यानी एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमने मांग को लिया, मात्रा को लिया, और वाई एक्सिस पे कीमत को लिया, तो ये एकाधिकारी फर्म का मांग वक्र है। फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का, यानी x बराबर a प्लस बी वाई। ए इज द पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड b इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। हमने देखा मांग वक्र का ढाल माइनस बी है, मांग की लोच माइनस बी इंटू पी अपॉन एक्स होगी। अब यहाँ पे मांग की लोच और MR के बीच में, सीमांत आय के बीच में महत्वपूर्ण संबंध होता है एकाधिकारी की स्थिति में। इफ MR इज ग्रेटर देन 0 देन E इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीमांत आय धनात्मक है तो मांग की लोच 1 से अधिक होगी। यहाँ ध्यान रखें कि 1 का मतलब -1 है। मांग की लोच का जब हम वर्णन कर रहे हैं तो माइनस के चिन्ह को थोड़ी देर के लिए यहाँ एक तरफ रख रहे हैं। दूसरा, MR इज इक्वल टू 0, जब सीमांत आय 0 है तो मांग की लोच इकाई होगी। MR इज लेस देन 0, इसका मतलब सीमांत आय जब ऋणात्मक है तो उस स्तर पर मांग की लोच 1 से कम यानी बेलोच होगी। यानी ये लिखा देख सकते हैं अपन, नेगेटिव साइन ऑफ द इलास्टिसिटी इज इग्नोर्ड हेयर। कुल आय, फर्म की कुल आय प्राइस इंटू क्वांटिटी के रूप में देख सकते हैं, P इंटू एक्स के रूप में देख सकते हैं। औसत आय, कुल आय को उत्पादन मात्रा से भाग देने भी निकाल सकते हैं। सीमांत आय एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से कुल आय में जो परिवर्तन होता है, एक साधन DTR अपॉन DX प्रथम क्रम का अवकलन है। इस तरह से सीमांत आय और मांग की लोच के बीच में संबंध होता है। MR इज इक्वल टू P इंटू 1/1 माइनस E, P स्टैंड्स फॉर AR। तो इस तरह से एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, और इस ऋणात्मक मांग वक्र का सीमांत वक्र और मांग के लोच के साथ महत्वपूर्ण संबंध होता है। महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एकाधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का इसलिए होता है क्योंकि यदि एकाधिकारी चाहता है वस्तु की कीमत अधिक हो
तो कम मात्रा में विक्रय होगा, और यदि वो चाहता है विक्रय अधिक हो तो उसे उत्पादन की कीमत कम करनी पड़ेगी। इसलिए एक अधिकारी का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अब हम देखते हैं एक अधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन। जैसा हमने देखा, अल्पकाल वह स्थिति होती है जिस स्थिति में कम से कम उत्पादन का एक साधन स्थिर होता है, उत्पादन का संयंत्र स्थिर होता है, नई फर्मों का प्रवेश नहीं होता। तो जो संयंत्र कार्यशील है, जितनी फर्मों की यूनिट प्रोडक्शन यूनिट कार्यशील है, वो स्थिर रहते हुए फर्म जो उत्पादन करती है वो हम देख सकते हैं। मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का है, सीमांत आय ऋणात्मक ढाल का है। यू आकार के, परंपरागत यू आकार के लागत वक्र ले गए हैं, औसत अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन सीमांत लागत। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु को काटता है। इस तरह से ये सामान्य स्थितियाँ दी हुई है। फर्म के संतुलन के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं। पहली शर्त, सीमांत आय और सीमांत लागत बराबर हो। दूसरी शर्त, सीमांत लागत वक्र सीमांत आय को नीचे से काटे। और तीसरी शर्त, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होनी चाहिए। कीमत और औसत इज इक्वल टू एवीसी, प्राइस इज इक्वल टू एवीसी, द शट डाउन पॉइंट। इफ द प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देन firm will discontinue the production. So even in the short run, if the firm want to continue the production only in case the price is greater than ABC. तो 3 शर्तें हो गई। पहली शर्त है कि सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो। हम ये देख रहे हैं कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय को काट रहा है, और जहाँ पे ये है वहाँ नीचे से काटना चाहिए। उस स्थिति पर एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट, इनका जो अंतर है वो पर यूनिट प्रॉफिट के रूप में बताता है। फर्म को अल्पकाल में लाभ भी हो सकता है, सामान्य लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। यानी एकाधिकारी फर्म की स्थिति भी होती है कि उसको अल्पकाल में असामान्य लाभ हो सकता है, सामान्य लाभ हो सकता है, वो हानि भी हो सकती है। यह इस बात पे निर्भर करता है कि औसत लागत की और औसत आय की स्थिति क्या है, उसके आधार पर। लेकिन फर्म के संतुलन की 3 शर्तें होती है। सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो, सीमांत लागत सीमांत आय को नीचे से काटे, और कीमतें औसत परिवर्तनशील लागत के समान या उससे अधिक होनी चाहिए। एकाधिकार में सीमांत लागत और पूर्ति वक्र। जैसा हमने देखा कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म का जो सीमांत लागत वक्र होता है, पी कीमत एवीसी से ऊपर का सीमांत लागत वक्र, वही फर्म का मांग वक्र होता है। और इस तरह फर्मों के जो सीमांत लागत वक्र होते हैं उनका क्षितिज जोड़ करके उद्योग का पूर्ति वक्र ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन एकाधिकार में ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एकाधिकारी स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि एक ही कीमत पर अलग अलग मात्रा में विक्रय हो सकता है, और अलग अलग मात्राओं का अलग अलग कीमतों पर एक ही मात्रा का विक्रय हो सकता है। इसलिए एकाधिकारी की स्थिति में कीमत और उत्पादन विक्रय मात्रा, इन दोनों के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप नहीं होता, एक अद्वितीय संबंध नहीं होता, एक निष्ठ संबंध नहीं होता। इसलिए एकाधिकारी का सीमांत लागत वक्र कभी भी उसका पूर्ति वक्र नहीं हो सकता, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का सीमांत लागत वक्र उसका पूर्ति वक्र होता है। हम इस आरेख में देख सकते हैं, चित्र 1 और चित्र 2 में एक देख सकते हैं। चित्र 1 में हम देख रहे हैं कि एक ही मात्रा का उत्पादन अलग अलग कीमतों पे हो रहा है, 2 अलग अलग मांग वक्र और सीमांत आय वक्र है। दूसरे में हम देख रहे हैं कि एक ही कीमत पर अलग अलग मात्राओं का विक्रय हो रहा है, एक ही मात्रा अलग अलग कीमत पे हो रहा है, और एक ही कीमत का अलग अलग मात्राओं पे विक्रय हो रहा है। इसलिए एकाधिकारी में उत्पादन की मात्रा और कीमत के बीच में अद्वितीय संबंध नहीं होता, और एकाधिकारी का सीमांत लागत वक्र कभी भी पूर्ति वक्र के रूप में कार्य नहीं करता, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक फर्म करती है। अब हम देखते हैं एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन। जैसा हमने देखा फर्म के अल्पकालीन में संतुलन में कि एक एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ हो सकता है, अल्पकाल में सामान्य लाभ हो सकता है, तो हानि हो सकता है। लेकिन दीर्घकालीन स्थिति में हमें देख रहे हैं कि एकाधिकारी फर्म अपने प्लांट साइज को चेंज कर सकती है,
अल्पकाल और दीर्घकाल में यही है कि जो साधन परिवर्तनशील नहीं है उन साधनों को बदल सकती है। जो संयंत्र का आकार है उसको एक फर्म बदल सकती है और संयंत्र का बड़ा आकार ले सकती है, यानी दीर्घकालीन लागतों का समावेश होता है। हम ये देख सकते हैं कि दीर्घकाल में चित्र 1, 2 और 3, 1 में फर्म अनुकूलतम से कम आकार के संयंत्र एवं संयंत्र का अनुकूलतम से कम प्रयोग कर रही है। हो सकता है कि फर्म की इस स्थिति में नहीं हो कि फर्म ऑप्टिमम साइज के प्लांट का यूज़ करे और प्लांट का ऑपरेशन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे हो। तो हमने देखा कि फर्म अनुकूलतम से कम आकार के संयंत्र का उपयोग कर रही है और उस संयंत्र का भी अनुकूलतम से कम आकार का उपयोग कर रही है। औसत दीर्घकालीन औसत लागत का जो न्यूनतम बिंदु पर जो संयंत्र का आकार होता है वह अनुकूलतम संयंत्र का आकार होता है। दूसरे में हम देख सकते हैं कि अनुकूलतम से अधिक आकार के संयंत्र का वह संयंत्र का अनुकूलतम से अधिक उपयोग हो रहा है, यानी कि LAC का जो मिनिमम पॉइंट है उससे आगे की तरफ वाले संयंत्र का फर्म उपयोग कर रही है। और तीसरी स्थिति में देख सकते हैं कि फर्म अनुकूलतम आकार के संयंत्र का और अनुकूलतम प्रयोग कर रही है, यानी LAC के मिनिमम पॉइंट पर कर रही है। इन तीनों स्थितियों में यानी फर्म कैन you operate on optimum size of plant with optimum utilization. Firm can also operate on under size than optimum size by underutilizing the plant size, and firm can work on plant size higher than the optimum size and overutilization of that plant. But in all three cases, in long run a monopolist earn abnormal profit. दीर्घकाल में एकाधिकारी असामान्य लाभ ही अर्जित करता है क्योंकि नई फर्मों का प्रवेश बंद होता है, इसलिए दीर्घकाल में असामान्य लाभ अर्जित कर सकता है। फर्म के संतुलन की शर्त इसी बात पर निर्भर करती है कि सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर हो। इस तरह हमने देखा कि दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म अनुकूलतम से कम, अनुकूलतम या उससे अधिक आकार के संयंत्र का उपयोग करते हुए उत्पादन करती है और केवल असामान्य लाभ अर्जित करती है। एक और स्थिति एकाधिकारी की स्थिति में हमारे समक्ष उपस्थित होती है कि जब बाजार में ऐसी स्थिति हो कि फर्म विक्रय करने वाली एक है, एकाधिकारी फर्म है, लेकिन उस फर्म की उत्पादन इकाई एक से अधिक है। जैसा हम देख सकते हैं आरेख A और आरेख B, और तीसरा जो आरेख है वो कुल बाजार का है। आरेख A में ये दर्शाया गया है कि जो फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, AC1 MC1। दिस इज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट। आरेख B में ये बताया गया है कि जो दूसरी प्रोडक्शन यूनिट है उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। यानी स्थिति इस स्लाइड में इस बिंदु में यह व्याख्या करने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जब एक एकाधिकारी फर्म के पास मार्केट एक होता है लेकिन प्रोडक्शन यूनिट अलग अलग होती है, तो दोनों प्रोडक्शन यूनिट में उनको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। यहाँ एकाधिकारी फर्मों को 3 निर्णय करने होते हैं। फर्म का लाभ अधिकतम हो, ऐसी कीमत कौन सी होगी। फर्म को कुल उत्पादन कितना हो ताकि उसको लाभ अधिकतम हो, और कुल उत्पादन को दोनों जो प्रोडक्शन यूनिट है उनमें कितना कितना करना है ताकि उसको कॉस्ट मिनिमम आए और उसका लाभ अधिकतम हो। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर उसे ढूंढना होता है और कौन सी शर्तें हम पालन करें, किन शर्तों के होने पर ऐसा होगा कि दोनों फर्मों का उपयोग उत्पादन इकाइयों से जो उत्पादन है उससे फर्म को अधिकतम लाभ हो। तो हमने देखा आरेख A जो है उसमें पहली फर्म का लागत वक्र संरचना दी हुई है। आरेख B में दूसरी फर्म जो प्रोडक्शन यूनिट है। आरेख 3 इसमें बाजार मांग वक्र D और M उससे संबंधित MR वक्र दिया हुआ है, लेकिन जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व दिया हुआ है यह आरेख A और आरेख B यानी संयंत्र 1 और संयंत्र 2 के सीमांत लागत वक्रों का क्षितिज जोड़ है। इस तरह ये सीमांत लागत इस तरह से बनता है। तो फर्म का संतुलन कहाँ होगा? फर्म का संतुलन वहाँ होगा जहाँ जो कुल सीमांत लागत वक्र है ये सीमांत आय वक्र को स्पर्श करे, नीचे से काटे। सीमांत मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू इज
कट बाय मार्जिनल कॉस्ट फ्रॉम बिलो, सेकंड कंडीशन। तो इससे वस्तु की कीमत P1 का निर्धारण होगा, और जहाँ पे सीमांत लागत और सीमांत आय वक्र काट रहे हैं उससे एक क्षितिज रेखा खींची जाएगी, और वो संयंत्र 2 और संयंत्र 1 के उत्पादन के स्तर का निर्धारण करेगी, जहाँ पर MR वक्र जो है वो MC1 और MC2 को काट रहा है। इसलिए फर्म के संतुलन की शर्त ये होगी, मार्जिनल कॉस्ट 1 यानी पहली प्रोडक्शन यूनिट से कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट 2 इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ऐसा करने पर OX1 मात्रा का उत्पादन पहले संयंत्र में होगा, OX2 मात्रा का उत्पादन दूसरे संयंत्र में होगा, और कुल OX1 और X2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुल उत्पादन होगा, और P1 मात्रा में वस्तु की कीमत मार्केट में होगी। ऐसा करने पर बहु संयंत्र एकाधिकारी अपना लाभ अधिकतम करना कर सकता है। इंटरनेशनल कार्टेल होते हैं जो सेंट्रलाइज्ड कार्टेल होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हम ओपेक की स्थिति देखते हैं। ओपेक की स्थिति में जितने भी उत्पादक हैं उन सब के कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन उनका सेलिंग पॉइंट एक है, उनका सेलिंग कंडीशन एक है। वो इंटरनेशनल मार्केट को एक मार्केट की तरह डील करते हैं। इसलिए एक ओपेक में जो इंटरनेशनल कार्टेल है उसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मल्टीप्लास्ट मोनोपोलिस्ट के समान ही होता है। जिस तरह से एक एकाधिकारी, बहुसंयंत्र एकाधिकारी अपने लाभ अधिकतम करता है और अपने कीमतों का निर्धारण करता है और प्रत्येक संयंत्र में उत्पादन स्तर का निर्धारण करता है, ठीक इसी सिद्धांत का पालन करते हुए ओपेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो सेंट्रलाइज्ड कार्टेल है ये अपने उत्पादन स्तर का निर्धारण इसी आधार पे करते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को समान करते हुए। एक और परिघटना एकाधिकार में देखी जा सकती है, और यानी एकाधिकार में ये देखा जाता है कि एक ही वस्तु का अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर और अलग अलग उपयोगों में अलग अलग कीमत वस्तु की वसूल की जाती है, ली जाती है, जो कि वस्तु एक जैसी होती है। यानी समान उत्पादन अलग अलग विक्रेताओं को अलग अलग कीमत पर विक्रय किया जा सकता है। ट्रेन, हवाई जहाज, थिएटर में अलग अलग स्थान के लिए अलग अलग कीमत होती है, अलग अलग समय पर अलग अलग कीमत पर वस्तु का विक्रय, और अलग उपयोगों में अलग वस्तु कीमत पर विक्रय। जैसा हम देख सकते हैं कि घरों के लिए बिजली की दर अलग है, कृषि के लिए अलग है, उद्योगों के लिए अलग है। इसी तरह से पानी घरों के लिए अलग दर से होती है और कंस्ट्रक्शन के लिए अलग दर से होती है, कॉमर्शियल अलग दर से होती है। तो हम ये देखते हैं कि एक ही वस्तु अलग अलग प्रयोगों में, अलग अलग समय पर या अलग अलग व्यक्तियों में या अलग अलग विक्रेताओं को अलग अलग कीमतों पर विक्रय की जाती है। जैसे इंटरनेशनल जो डंपिंग की बात करते हैं, इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, उसमें भी हम देखते हैं कि घरेलू जो क्रेता है उनको अलग कीमत पर विक्रय किया जाता है और विदेशी जो क्रेता है उनको अलग कीमत पर विक्रय किया जाता है। तो एकाधिकारी जब इस तरह से एक वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल करता है तो वो कौन से संतुलन की शर्तें हैं जिनका पालन करने पे अपना लाभ अधिकतम कर सकता है। दूसरा, क्या ऐसा आवश्यक है कि एकाधिकारी कीमत विभेद करे? क्या कीमत विभेद से एकाधिकारी अधिक लाभ अर्जित कर सकता है? और क्या ये कीमत विभेद आवश्यक है? और क्या ये कीमत विभेद उपभोक्ता के शोषण से जुड़ा हुआ है? हम इसको देखते हैं। कीमत विभेद का उद्देश्य होता है एकाधिकारी की कुल आय और कुल लाभ में वृद्धि करना। एकाधिकारी का बाजार का पूर्ति पर नियंत्रण होता है, इसलिए कीमत विभेद कर सकता है। कीमत विभेद कर सके यानी एकाधिकारी यदि ये चाहता है कि एक ही वस्तु की अलग अलग बाजारों में अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रयोगों में अलग अलग कीमत ले, तो आवश्यक है कि दो अलग अलग बाजारों में वस्तु की मांग की लूचकावान अलग अलग हो और दो अलग अलग बाजारों का कठोरता से विभाजन होना चाहिए। यदि दोनों बाजारों में मांग की लॉस में अंतर नहीं है तो एकाधिकारी कीमत विभेद करने में सक्षम नहीं होगा। यदि एक बाजार से माल दूसरे बाजार में पहुंच जाता है तो भी एकाधिकारी कीमत विभेद करने में सक्षम नहीं होगा। तो एकाधिकारी की कीमत विभेद की सफलता के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। एक, दोनों बाजारों में मांग की लॉस का वस्तु की मांग की लॉस का मान अलग अलग हो, और दूसरा, दोनों बाजारों का कठोरता से विभाजन होना चाहिए। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद वह होता है जिसमें वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए अलग कीमत वसूल की जाती है। टेक इट और लीव इट मॉडल पे का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है।
प्रत्येक विक्रेता से वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए जो कीमत उपभोक्ता दे सकता है वसूल की जाती है या ली जाती है। इसमें जितनी भी कंज्यूमर सरप्लस एक क्रेता को मिलती है वो समस्त एकाधिकारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है, और एकाधिकारी का मांग वक्र ही उसका सीमांत आय वक्र होता है। दूसरी तरह का कीमत विभेद वो होता है जिसमें वस्तु समूह एक बंडल एक कीमत पे दिया जाता है, और दूसरा अलग अलग मात्रा पे अलग अलग। जैसे हम कई बार देखते हैं कि पहली 100 वस्तुएं इस रेट से मिलेंगी, अगली 100 से 200 वस्तुएं इस रेट से मिलेंगी, तीसरी 200 से 300 वस्तुएं इस रेट से मिलेंगी। ये सेकंड लेवल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यदि एक अधिकारी मोल भाव करके 2 से अधिक कीमतों पर वस्तु का विक्रय करता है तो अधिक मात्रा में उपभोक्ता की बचत को प्राप्त करने में सफल होता है, और ये द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित जो कीमत विभेद है वो तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद है। तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद हम ये देख सकते हैं कि D1 मांग वक्र है एक बाजार का, D2 मांग वक्र है दूसरे बाजार का, और D दोनों मांग वक्रों का क्षितिज जोड़ है। पहले बाजार का MR1 है, दूसरे बाजार का MR2 है, और इनका जोड़ MR = MR1 + MR2 ये दिया हुआ है। जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से काटता है, यानी बाजार में संतुलन मार्जिनल कॉस्ट = मार्जिनल रेवेन्यू। पहले बाजार में MR1 = MC, दूसरे बाजार में MR2 = MC, तो कुल लाभ अधिकतम होगा मार्जिनल कॉस्ट = MR1 = MR2। MR स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेवेन्यू। इस तरह से एकाधिकारी अलग अलग बाजारों में वस्तु की अलग अलग कीमत निर्धारित करके अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। एकाधिकारी जो कीमत लेता है अलग अलग बाजारों में उसका मांग की लोच से महत्वपूर्ण संबंध है। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक एकाधिकारी घरेलू बाजार में वस्तु को महंगा बेचता है और विदेशी बाजार में वस्तु को सस्ता बेचता है। इसका कारण ये होता है कि घरेलू बाजार में उसके प्रतियोगी नहीं होते हैं और वस्तु की मांग बेलोच होती है, विदेशी बाजार में उसके प्रतियोगी होते हैं और उसकी मांग की लोच अधिक होती है। इसलिए विदेशी बाजार में उसे कम कीमत पर बेचना होता है, घरेलू बाजार में वो अधिक कीमत पर बेचता है। इसलिए वस्तु की ली जाने वाली कीमत का मांग की लोच से विपरीत संबंध है। जैसा हमने देखा, कीमत विभेद की सफलता के लिए आवश्यक है कि दोनों बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस बाजार में मांग की लोच अधिक है उस बाजार में कीमत कम ली जाएगी, और जिस बाजार में मांग की लोच कम है उनमें कीमत अधिक ली जाएगी। इसलिए मांग की लोच, वस्तु की मांग की लोच कीमत विभेद में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। कई बार यह होता है कि कीमत विभेद क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे सामने दृष्टांत है, हमें देख सकते हैं कि यदि कीमत विभेद नहीं होगा तो इंडस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं होगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उद्योग का अस्तित्व ही इसलिए कि कीमत विभेद होता है। यदि कीमत विभेद नहीं किया जाए तो उद्योग अस्तित्व में ही नहीं होगा। Here we can see that price discrimination enables not only cover the total cost but enables to earn profit. In this case, D1 demand curve for industry one use, D2 demand for other use, and D is equal to D1 plus D2, that is the sum of two demand curve, and there is a horizontal summation of two demand curve. Here we can see the LAC is the long run average cost of a firm. If we don't take the step of price discrimination, firm is in loss and production will not happen. But if firm adopt the policy of price discrimination, in the market of D1 demand, firm charge P1 price and sell X1 quantity. In market D2 demand, firm charge P2 price and sell X2 price. The firm will earn total profit of A1, C1, C, rectangle area of 2, that is that area. If firm earn in this case on the basis of price discrimination, firm can not only exist its survival but also can earn profit. If firm do not adopt the policy of price discrimination, the existence of industry will not possible. तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म कई बार कीमत विभेद जो है वो फर्म के अस्तित्व के लिए नहीं, फर्म के अस्तित्व के लिए आवश्यक होती है
और यहाँ कीमत विभेद केवल लागत को पूरा नहीं करता बल्कि फर्म को लाभ भी प्रदान करता है। इसलिए कीमत विभेद फर्म के अस्तित्व के लिए कई बार आवश्यक हो जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक एकाधिकारी विक्रेता और एक एकाधिकारी क्रेता, जब खरीदने वाला भी एक होता है और विक्रय करने वाला भी एक होता है, तो इस स्थिति को हम द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं, बायलैटरल मोनोपोली। द्विपक्षीय एकाधिकार में ये एकाधिकारी के मांग वक्र डी और एमआर हैं और एकाधिकारी के पूर्ति वक्र एमई और एमसी यानी सप्लाई करना। एकाधिकारी फर्म का संतुलन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा एट पॉइंट ए प्राइस P1 और क्वांटिटी X1 होगी। ठीक इसी तरह से खरीदने वाला भी एक है, मोनोऑप्सोनी है, क्रेताधिकारी है, वो ME इज इक्वल टू डी करेगा और ये B बिंदु पे संतुलन चाहेगा, P2 कीमत देना चाहेगा और X2 क्वांटिटी खरीदना चाहेगा। बट दीज टू प्राइसेज एंड क्वांटिटी आर डिफरेंट। मोनोपोली चाहता है P1 कीमत लेना, मोनोऑप्सोनी चाहता है P2 कीमत देना, और दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है। तो व्हाट विल बी द प्राइस डिटरमाइन, दोनों अलग अलग कीमत लेना देना चाहते हैं, इसलिए जो कीमत निर्धारित होगी वो कीमत तय होगी बिटवीन टू द इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी डिटरमाइंड बियॉन्ड इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी यहाँ जो कीमत निर्धारित होगी उसमें आर्थिक चरों की कोई भूमिका नहीं है। दोनों क्रेताधिकारी और विक्रेताधिकारी की बार्गेनिंग पावर कितनी है, उनका स्किल कितना है, उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वस्तु की कीमत कितनी तय होगी और उत्पादन मात्रा क्या होगी। इसलिए बायलैटरल मोनोपोली एक ऐसी स्थिति है जिसमें विक्रेता भी एक होता है और क्रेता भी एक होता है, और उस स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है ये हमने देखा। एकाधिकार पर नियंत्रण, यदि एक एकाधिकारी फर्म को नियंत्रित करना है, जैसा हमने देखा डी और एमआर फर्म का मांग वक्र है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू ये लागत वक्र है। लाभ अधिकतम बिंदु मार्जिनल रेवेन्यू पर मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर होता है, यानी फर्म की कीमत होगी, अगर लाभ अधिकतम के हिसाब से चले तो फर्म की कीमत होगी P1 OP1 और मात्रा होगी OX1। लेकिन यदि नियमन P बराबर M से कर दिया जाए तो प्राइस होगी OP2 और क्वांटिटी होगी OX2। यदि नियमन P बराबर AC कर दिया जाए तो प्राइस होगी OP3 और क्वांटिटी होगी OX3। तो प्राकृतिक एकाधिकार बाजार का आकार इतना छोटा हो कि अनुकूलतम आकार के संयंत्र का प्रयोग नहीं हो, अर्थात बाजार अनुकूलतम आकार के एक संयंत्र को सपोर्ट नहीं कर सकता हो, तो सरकारी नियमन और कीमत विभेद बिजली जरूरी होता है, और बिजली, पानी और रसोई, रेल संचालन, गैस और संचार में इन सब सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो दो तरह से कीमत विभेद एकाधिकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो प्राइस OP1 होगी, क्वांटिटी OX1 होगी, या तो प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो सकती है जिसमें OP2 कीमत और OX2 क्वांटिटी विक्रय होगी, या एवरेज कॉस्ट के बराबर है जिसमें OP3 कीमत और OX3 क्वांटिटी का संचालन किया जा सकता है। इस तरह से सीमांत लागत और औसत लागत का प्रयोग करते हुए फर्म के एकाधिकारी फर्म के नियंत्रण को जाना जा सकता है। यदि एकाधिकारी फर्म के मांग वक्र में विवर्तन आ जाए तो एकाधिकारी का संतुलन किस तरह से होगा, हमें देख सकते हैं आरेख 1 में कीमत समान मात्रा में वृद्धि और लाभ वृद्धि, ये मांग वक्र D1 से D2, MR1 से MR2। तो मांग वक्र में विवर्तन होने से, चेंज होने से, मांग में वृद्धि D1 से D2 होने पर पहला, दूसरा और तीसरी स्थिति हमारे सामने है। मांग में वृद्धि और मात्रा वृद्धि, मांग में वृद्धि और कीमत लाभ वृद्धि, मांग में वृद्धि और मात्रा वृद्धि, तीनों अलग अलग स्थितियाँ। ये निर्भर इस बात पे करता है कि फर्म का मांग वक्र किस तरह का है तथा फर्म का लागत वक्र किस तरह का है। ठीक इसी तरह से यदि एकाधिकारी फर्म के लिए लागत में वृद्धि हो तो कॉस्ट चेंज होने पे फर्म का संतुलन किस तरह से हो सकता है। 2 आरेख में हम देख सकते हैं कि स्थिर लागत में वृद्धि हो, एकाधिकारी के अल्पकालीन संतुलन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लागत वृद्धि के समान लाभ की मात्रा कम हो जाती है। दीर्घकाल में लागत वृद्धि असामान्य लाभ से अधिक होती है तो एकाधिकारी उत्पादन बंद कर सकता है, और जो अल्पकालीन औसत लागत है
वो इससे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि परिवर्तनशील लागत में वृद्धि से पूर्ण प्रतियोगिता लागत में वृद्धि और पूर्ण प्रतियोगिता पर जो असर होता है वो ये आरेख 1 में बताया गया, और एकाधिकार में जो प्रभाव होता है परिवर्तनशील लागत वृद्धि को वो आरेख बी में बताया गया है। यानी साधन कीमत परिवर्तन का कीमत और रोजगार पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में प्रभाव हम देख सकते हैं कि जब फर्म की लागत में वृद्धि होती है तो स्थिर लागत में परिवर्तन का क्या प्रभाव होता है, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का संतुलन पर क्या प्रभाव होता है। ठीक इसी तरह से करारोपण जब एकाधिकार पे किया जाता है तो एकाधिकार पे क्या असर होता है, ये हम दोनों आरेख से देख सकते हैं। यदि एकमुश्त कर एकाधिकार पे लगता है तो उसका जो प्रभाव है वो स्थिर लागत के समान होगा। संतुलन अल्पकाल या दीर्घकाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकाधिकारी अल्पकाल या दीर्घकाल में असामान्य लाभ लेता है। यदि कर की मात्रा के समान लाभ की मात्रा यदि कर की मात्रा के समान लाभ की मात्रा कम हो जाती है और दीर्घकाल में एकमुश्त कर की मात्रा असामान्य लाभ से अधिक नहीं हो तो उत्पादन जारी रहेगा। इसी तरह से लाभ कर का प्रभाव एकमुश्त कर के समान होता है। यदि कर विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक टैक्स होता है, तो सीमांत लागत वक्र ऊपर की ओर विवर्त होगा, संतुलन प्रभावित होगा। आरंभिक संतुलन की तुलना में कीमत अधिक होगी और मात्रा कम होगी। अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन में एकाधिकारी पर समान प्रभाव होगा क्योंकि इससे अल्पकालीन और दीर्घकालीन संतुलन शर्त समान होती है। कीमत में परिवर्तन की मात्रा कर की मात्रा से कम होगी या अधिक होगी, ये सीमांत लागत पर निर्भर करता है। और सीमांत लागत वक्र धनात्मक ढाल का होता है तो कीमत में वृद्धि कर की मात्रा से कम होगी पूर्ण प्रतियोगिता के समान। लेकिन अगर सीमांत लागत वक्र पूर्ण लोचदार है तो कर की मात्रा के समान कीमत वृद्धि होगी। और ये तीनों स्थितियों में हमें देख सकते हैं कि कर का प्रभाव स्थिर कर है या एकमुश्त कर है, स्थिर कर है या विशिष्ट कर है, और विशिष्ट कर का कितना विवर्तन उपभोक्ता पर होता है ये हम देख सकते हैं। इस तरह से एकाधिकारी फर्म का संतुलन, एकाधिकारी फर्म का अल्पकालीन संतुलन, एकाधिकारी फर्म का दीर्घकालीन संतुलन और एकाधिकारी फर्म से संबंधित डायनामिक्स का अध्ययन इस अध्याय में हमने किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।